नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में, और हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोजिशन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी संयोजन के सिद्धांत। तो उसके जो 6 प्रिंसिपल हैं टोटल, तो 6 में से हम 4 पे चर्चा कर चुके थे। 5वां हमारा टॉपिक जो सिद्धांत प्रिंसिपल है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, वो चल रहा था। और 5वां जो इसका था प्रिंसिपल है वो है प्रवाह या रिदम, जिसके बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी क्या परिभाषा रही है, जैसे मैंने बताया था शुरू के अंदर कि जैसे प्रवाह या गति से तात्पर्य चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से गति युक्त होना, यानी कि एक तरह से जो चित्र है तो उस चित्र के अंदर किस तरह से जो हमारी दृष्टि है वो उस चित्र में चारों तरफ हमारी चलती रहे, दौड़ती रहे, यानी उस चित्र के अंदर एक गति नजर आए। तो इस गति के बारे में हम अब तक चर्चा कर रहे थे, या गति, इसको गति भी कहते हैं, लय भी कहते हैं, ठीक है ना, और प्रवाह भी कहते हैं। तो इसकी जैसे परिभाषा के रूप में हम चर्चा कर चुके, साथ ही जैसे इसका क्या स्वरूप हो, है ना। तो जैसे सहज गति है, प्रेरित गति, इसके बारे में हम बताया। फिर गति के प्रभाव, सरल गति, कोणीय गति, इनके बारे में हम प्रवाह गति, खंडित गति, ये हम आप इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जैसे अभी भी हमारा आगे चल रहा था इसी के अंदर, इसी क्रम में, कि प्रवाह या गति की जो सृजन विधियां हैं वो कौन कौन सी है। मतलब एक पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन में किस तरह से प्रवाह का सृजन किया जा सकता है, किया जाता है, या किया जा सकता है, कि है ना। तो जैसे कि कला रचना के अंदर, यानी कोई भी जो पेंटिंग बनाते हैं, कला रचना के सृजन के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती है। जैसे पहली थी पुनरावृत्ति, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन जैसे रिपीटेशंस, तो इसका अंतर क्या होगा, क्या होता है कि जैसे एक ही प्रकार के रूपाकारों के जब कुछ अंतर के साथ, मतलब कुछ स्पेस के साथ में एक ही तरह से जो बूटे होते हैं या डिजाइंस होती है, तो एक ही तरह के फॉर्म या रूप को कुछ अंतर के साथ आवृत्ति की जाती है, तो दृष्टि एक आकृति से दूसरी आकृति पर चलती जाती है, यानी कि इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, तो आवृत्ति की जाती है, जैसे दूसरी आकृति पर चलती जाती है। और समान आकारों की पुनरावृत्ति रचना की दृष्टि से जैसे संभवतः सहजतम विधि कही जा सकती है, साथ ही प्राचीनतम भी। तो ये जो समान वाली चीज़ें, ये हमारे प्राचीन चित्रों में इस चीज़ का प्रयोग होता था। और वर्तमान में भी जैसे मान लो जो कपड़े हैं, वस्त्र है, इनके अंदर इन चीज़ों का छपाई है, तो इस तरह का कार्य इसमें सहजता से कहा जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। तो पुनरावृत्ति रचना की दृष्टि से संभवतः सहजतम विधि कही जा सकती है, और साथ ही प्राचीनतम भी है ये। और समान आकारों की पुनरावृत्ति रचना में स्पष्टता, शक्ति, पूर्णता एवं एकीकृत भाव उत्पन्न करती है, और आकारों के मध्य अंतराल दृष्टि को निरंतरता प्रदान करता है। परंतु इसका अधिक प्रयोग, मतलब इस चीज़ का जैसे एक ही समान जो फॉर्म है उसको ज़्यादातर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें एक तरह से एक रास्ता प्रदान करता है, और कल्पना व मौलिकता के प्रयोग से इसे रुचिकर बनाया जा सकता है। और भारतीय लघु चित्रों में प्रकृति के चित्रण में इसका बहुतायत से प्रयोग किया गया है, यानी कि जो डिजाइन्स हैं, बूटे हैं, एक ही तरह की जो फॉर्म्स है उसको बार बार रिपीटेशन छोटी बड़ी करके किया गया है, तो बहुतायत प्रयोग किया गया है। जैसे वस्त्रों में मैंने बताया इससे पूर्व, कालीनों में, दीवारों के कागज, वॉलपेपर, स्थापत्य, बुनाई, छपाई एवं अलंकरणों की रचना आदि में इस विधि को प्रयोग में लाया जाता था या लाया जाता है। और आकारों की आवृत्ति साधारण 3 प्रकार से की जाती है, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। जैसे लंबवत है, क्षैतिज है, कर्णवत है। तो पहली है जैसे अनुक्रम, तो अनुक्रम जैसे दूसरी, सॉरी हाँ, इसका मतलब जैसे दूसरी है अनुक्रम। तो अनुक्रम जैसे ग्रेडिशन, तो इस जब किसी भी आकृति को क्रमिक परिवर्तन के साथ विभिन्न आकारों में आवृत किया जाता है, तो यह विधि पुनरावृत्ति से अधिक शक्तिपूर्ण गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम कर सकते हैं, जैसे छोटे से बड़े आकार, गोलाकार से कोणयुक्त होते आकार अनुक्रम के अंतर्गत आ सकते हैं, और रचना की दृष्टि से इसे अधिक स्वतंत्रता होती है। और अनुक्रम 2 प्रकार का होता है, स्पष्ट और जटिल। तो यानी कि जो पहला जो एक तरह से क्रिएशन कर सकते हैं हम इसके अंदर लय के रूप में या गति के लिए, कि चित्रों के अंदर गति किस प्रकार की नज़र आए, गति किस प्रकार से उसमें दिखे, तो उसकी जो पहली है जैसे
तो एक तो था रिपीटेशंस जो हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके, और दूसरी है अनुक्रम यानी ग्रेडिशन। तो ग्रेडिशन के अंतर्गत क्या है, जब किसी भी आकृति को क्रमिक परिवर्तन के साथ, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद विभिन्न आकारों में, मतलब वही चाहिए, एक फॉर्म एक ही है, वो एक ही चीज़ का फॉर्म है, जैसे मान लो अगर फूल है, कोई बेल है, बूटा है या स्क्वायर है, तो उसको जो छोटे से बड़े की तरफ आकृति में उसमें आवृत किया जाता है। तो यह विधि पुनरावृत्ति से अधिक शक्तिपूर्ण गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे हमें एक तरफ से छोटे से बड़ी की ओर जाती है हमारी दृष्टि उस पर नज़र आती है, तो ये जैसे शक्तिपूर्ण गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। और उदाहरण के लिए जैसे इसके अंदर कि जैसे छोटे से बड़े होते आकार, जैसे मतलब छोटे से कोई छोटा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, है ना, तो इस तरह का आकार है। और गोलाकार से गोल है, जैसे मान लो गोल है, फिर कोण युक्त होते आकार, तो अनुक्रम के अंतर्गत मतलब एक क्रमबद्धता के अंतर्गत आ सकते हैं। इस तरह की आकृतियों से भी एक हमें गति उत्पन्न उसके अंदर पेंटिंग में की जा सकती है और की जाती है। जैसे एक ही फॉर्म है तो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ यूँ चल सकते हैं उसमें क्रम के अनुसार। तो इस रचना की दृष्टि से इसमें अधिक स्वतंत्रता भी होती है। और यह जैसे बताया मैं, दो प्रकार का होता है, एक तो स्पष्ट और एक जटिल। तो स्पष्ट के अंदर जैसे मान लो कोई बड़ी फॉर्म है, छोटी फॉर्म है, या छोटी फॉर्म से बड़े की ओर जा रही है, और एक टिपिकल फॉर्म जो जटिल, जिसके अंदर मान लो उलझन होती है, मान लो कोई पेड़ है, पौधा है, तो उस तरह से छोटे से वो आगे तक बड़े तक। तो जिस प्रकार जैसे रेखा दृष्टि का दिशा निर्देशन करती है, उसी प्रकार अनुक्रम भी दृष्टि का दिशा निर्देशन का कार्य करता है। अतः रचना में इसका उचित प्रयोग प्रवाह युक्त गति का सृजन करता है। यानी कि जैसे मान लो हम रेखा के रूप में कह सकते हैं, जिस पर रेखा दृष्टि का निर्देशन करती है। जैसे हमारी लाइन खींचते हैं मालूम कोई भी चीज़, उससे हमारी स्पेस पे, कैनवास पे या पेंट के पेपर पे, तो वो एक दिशा निर्देश करती है कि ऊपर की तरफ जा रही है, साइड की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो हमारी उसी रूप के अंदर हमारी आंखें या हमारा जो दृष्टि वो चलती जाती है। तो जिस प्रकार रेखा दृष्टि का निर्देशन करती है, उसी प्रकार अनुक्रम भी, जो इसमें बताया ना जैसे ग्रेडेशन, तो अनुक्रम भी दृष्टि का दिशा निर्देशन का कार्य करता है कि किस तरफ जाती है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हमारी वो अनुक्रम में जा रही है, या साइड में जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये एक तरह से अनुक्रम भी उसके अंदर इसका, इस रचना का अंदर जैसे दृष्टि का निर्देशन का कार्य करता है। और रचना में इसका उचित प्रयोग प्रवाह युक्त गति का सृजन भी करता है। अब जैसे आवृत्ति एवं अनुक्रम एक सम्मिलित रूप भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि जो आवृत्ति है और अनुक्रम है, तो एक दोनों को सम्मिलित करके भी रूप के अंदर इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। और इस विधि को विकिरण यानी रेडिएशन भी कहते हैं। और इस पद्धति में जैसे इस पद्धति में गति एक मध्य बिंदु अथवा आकर्षण केंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैलती हुई प्रसारित होती है। यानी कि जिससे मान लो जिस तरह से गति भी कर सकते हैं, मान लो एक केंद्र में बिंदु बना दिया, या बिंदु है गोला है, तो उससे जैसे रेडिएशन जिसको कह सकते हैं, तो उससे उस बिंदु से रेडिएशन से घूमती हुई अलग अलग दिशाओं के अंदर हम आकृतियाँ बना सकते हैं। तो ये भी जैसे एक तरह से इस पद्धति में गति एक मध्य बिंदु अथवा आकर्षण का केंद्र से बाहर की ओर, मतलब चारों तरफ वो चारों की दिशाओं में फैलती हुई प्रसारित होती हुई नज़र हमें आएगी। तो इस प्रकार जैसे इन रेखाओं को जैसे दिशाओं में फैलती हुई प्रसारित होती है, और इन रेखाओं को तिरछा कर देने या कर्णवत झुका देने से तीव्र गति का आभास होता है। जैसे नदी में भंवर, जैसे मान लो भंवर चलता है नदी का, किस तरह से गोला घूमता जाता है, या जैसे इसको हम पंखा है, जैसे मान लो फैन है, तो एक जो फैन की भी जो पंखुड़ियाँ किस तरह से वो घूमती हुई हमें नज़र आती है। तो सबसे अहम प्रकृति का उदाहरण है जिसका कि नदी के अंदर जो भंवर पड़ता है ना, तो उस तरह से जो भंवर है, गोला है, वो हमें उसके अंदर एक बिंदु से चारों तरफ घूमता हुआ उसके अंदर वो नज़र आता है। तो इस प्रकार ये है जैसे रेडिएशन या इसकी जो विकिरण वाली जो सिस्टम इसका बताया ना, तो पहला था जैसे रिपीटेशन, दूसरा ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन में स्पष्ट और जटिल, उसके बाद जैसे विकिरण रेडिएशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और तीसरी जो है वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी, यानी कि किसी भी चीज़ को, एक लाइन को हम कहाँ तक उसको कंटिन्यूशन में लेके जा सकते हैं। तो निरंतर जो कंटिन्यूटी है, इसमें रेखा, रूप यानी जो फॉर्म है, वर्ण यानी जो कलर है, इत्यादि की क्रमबद्ध लयात्मकता निरंतरता के प्रभाव को उत्पन्न करती है।
यानी कि एक पेंटिंग में या कंपोजिशन में जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो जो इसके जो मैंने बताया था तत्व हैं कला के सारे, मतलब हमारे पास मटेरियल सामग्री कौन से हैं, इसके टूल्स कौन से हैं, ये इसके जो चित्रकला के तत्व हैं उनके द्वारा ही हम किसी पेंटिंग को या कंपोजिशन को निर्माण करते हैं। अब जो कंपोजिशन का सिद्धांत है तो वो ये कहता है कि इन तत्वों को इस रूप में इस तरह से इस चीज़ को करेंगे तो एक पेंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आएगी। कंपोजिशन में जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें इस तरह से करेंगे तो उसको नज़र आएगी। तो अभी जैसे चल रहा हमारा प्रवाह, तो प्रवाह के अंदर जो लय है, गति है, तो उसके अंदर जो तीसरी जो क्रिएटिविटी कर सकते हैं प्रवाह के लिए वो है कंटिन्यूटी। तो रेखा है, रूप है, वर्ण है यानी रंग है, रूप है यानी फॉर्म है, कलर है, इन सब की क्रमबद्ध लयात्मकता निरंतरता के प्रभाव को उत्पन्न करती है। और लंबी घुमावदार लयात्मक रेखाओं के माध्यम से प्रवाह उत्पन्न करने की विधि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अजंता के चित्र। तो ये जो इससे पूर्व मैंने बताया था कि प्रवाह या जो लय है उस लयात्मक का जो श्रेष्ठ उदाहरण या जैसे भारतीय चित्रकला में मिलते हैं तो वो है हमारे अजंता के चित्रों में, जहाँ पशु पक्षी मानव जगत कमल की बेलें अलंकरण सभी एकमात्र शक्तिशाली प्रवाहपूर्ण लयात्मक रेखा के अनुरूप ही ढल गए हैं। और यह विधि दृष्टि को एक सतत प्रवाह की अनुमति देती है और अलंकारिक रचनाओं में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे ये बताया गया है लय के बारे में, जो लय की सृजनात्मकता किस तरह की जा सकती है, लय की सृजन की जो विधियां हैं वो मैंने बताया, पहला रिपीटेशन, दूसरा अनुक्रम और तीसरा निरंतरता। तो इन तीनों के बारे में विशेष रूप से अलग अलग बालों में हम चर्चा कर चुके हैं। और इन सब का जो कंपोजिशन के जो सिद्धांतों के अंदर है, जो प्रिंसिपल्स के अंदर है, लय प्रवाह और गति, इन एक ही चीज़ हैं ये। तो ये चित्र के अंदर हमें किस किस रूप में नज़र आ सकती है और किस तरह से ये हमें आनंद की अनुभूति कराती है। जैसे कि एक जैसे मान लो चित्र में किसी भी दर्शक को लय की अनुभूति तब होती है जब उसमें प्रवृत्त रंगों, रेखाओं तथा रूपाकृतियों में गति हो। जैसे मैंने बताया ना अभी इसमें, तो गति हो और उसके झुकाव व घुमाव क्रमबद्ध हो तथा वे आवर्ती सिद्धांतों के अनुकूल बनाए गए हो। खड़ी व पड़ी निष्क्रिय रेखाएं चित्र में लय उत्पन्न नहीं कर सकती, उसे नीरस व जड़ बनाती है। और लय की उपस्थिति से ही या लय या गति की उपस्थिति दर्शक के मन को आनंद की अनुभूति से सराबोर कर देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रवाह है, गति है, लय है, तो इस प्रकार गति मानव जीवन की भांति कला रचना में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह कलाकृति की सजीवता का, उसके अंदर एक जीवंतता का प्रमाण होती है। तो इस प्रकार हम इसके जो पांचवा तत्व है प्रवाह, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब इसका जो अंतिम और छठा जो इसका जो बिंदु है या जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कंपोजिशन का या संयोजन का, वो है प्रमाण। इसके बारे में हम अगले में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।